Good morning, students. So today we'll start with the factors on which the rate of reaction depends. Okay, that means the factors affecting. The very first factor is the nature of the reactant, यानी किसी भी reaction में reactant का क्या nature होगा. Okay, for example, अगर हमारे पास ionic reaction होगी तो for the example is same that I have taken in my previous video also, that is NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. आपको पता है आयनिक रिएक्शन होगा, ऑलरेडी आयंस में प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इतनी फास्ट होगी, है ना, तो यानी बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी. अगर हम कोवलेंट रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें कि कोवलेंट रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3. आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड टूटने में, इनका H का सिंगल बॉन्ड टूटने में, फिर NH3 की बॉन्ड बनने में, है ना, तो यानी बहुत ये किस पे डिपेंड हो रहा है, रिएक्टेंट के नेचर पे, यानी उसकी स्पीड, उसके फैक्टर्स जो क्या होंगे उसको स्पीड अप करेंगे. एक फैक्टर और है, देखिए इसी में ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही इसके अंदर, दैट इज़ होमोजेनियस रिएक्टेंट्स हैं या हेट्रोजेनियस है. चलो प्लीज़ रिमेंबर, अगर एक ही टाइप के रिएक्टेंट होंगे तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर बहुत अलग अलग टाइप के हैं तो रिएक्शन देर में होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेम कैटेगरी के हैं, सपोज गैस गैस हैं, सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड, तो बहुत ईजिली आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर. एंड अगर उनका फेस डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड लाइक दिस, तो क्या होता है, रिएक्शन स्पीड अप होने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. ओके, सो द होमोजेनियस रिएक्टेंट की जो फिजिबिलिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी फ्रॉम द हेट्रोजेनियस रिएक्टेंट. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो आर ओ आर है, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कब ज़्यादा होगा, जब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट स्टेबल होंगे उससे ज़्यादा क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है, 1/, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स. यानी एक चीज़ मान के चलिए, रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा. क्या बोला, रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा, क्योंकि अनस्टेबल होगा तभी तो रिएक्ट करेगा, है ना. अब वो रिएक्ट करेगा यानी जल्दी क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो कि स्टेबल होगा, यानी ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक रिएक्शन ली है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की. जब CH3COH ब्रेक होता है तो क्या बनता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और HCOH बनता है तो क्या बनता है, HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब देखिए पहले वाले में मैंने लिखा अनस्टेबल प्रोडक्ट, क्यों, आपको पता है CH3COO नेगेटिव में ये जो CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा इस ऑक्सीजन पे, है ना, तो बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, यानी वो अनस्टेबल हो जाएगा. जबकि H जो क्या है आपका, उतना बर्डन नहीं बढ़ाएगा, दैट वो स्टेबल प्रोडक्ट देगा. ठीक, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन दैट विल बी मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक, नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या होगी रिएक्टेंट की, चिल्ड्रन प्लीज़ रिमेंबर, जितने ज़्यादा वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसके पार्टिकल रिएक्टेंट के, उतनी जल्दी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो जाएगा. यानी गैसेस के सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन सॉलिड. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट. सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट चिल्ड्रन हम सॉलिड के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे. ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी जितने भी रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में जितनी ज़्यादा अच्छे से वो रिएक्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया रिएक्ट करेगा, उतनी ही जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन आगे को प्रोसीड होगी और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा. ओके, सपोज हमारे पास अगर एक कप मिल्क है या एक कप हमारे पास वाटर है, उसमें हम शुगर के या तो हम पाउडर फॉर्म में डालें या क्यूब फॉर्म में डालें, तो कौन ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, जो शुगर पाउडर फॉर्म में होगा. क्यों, क्योंकि उस पाउडर फॉर्म से वो मिल्क या उस वाटर के पार्टिकल बहुत इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द शुगर क्यूब्स. ओके, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट की पावर, और यू कैन से द sensitivity, that is the light sensitivity, that is also known as photochemical reaction. Okay, for example H2 plus Cl2 it gives twice of HCl. अगर सारे के सारे देखो गैसेस फेज में है, H nu that is the photon light हमने लिया है, तो इंटेंसिटी लाइट की जितनी ज़्यादा होगी, देखो मैंने अपवर्ड एरो बनाया ना, तो नंबर ऑफ फोटोन भी उतने ही ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट फैक्टर आपने बहुत बार सुना है. कैटलिस्ट जनरली क्या करता है, रिएक्शन का रेट स्पीड अप करता है.
हालांकि वो अप एंड डाउन दोनों ही कर सकता है, बट यहाँ पे हम स्पीड अप की ही बात करेंगे। ओके, तो ये क्या काम करता है एक तरीके से, इट सेट्स अप एन ऑल्टरनेट पाथ फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विच लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। यानी सपोज कोई नॉर्मल रिएक्शन है जो कि अपनी नेचुरल कंडीशन में प्रोसीड नहीं हो रही है, तो जब हम उस पर कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या करता है, कैटलिस्ट उसको एक ऑल्टरनेट पाथ देता है, एक दूसरा रास्ता देता है जिससे वो होके ईजिली बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ से आप समझिए, ये रिएक्टेंट है, ठीक, तो रिएक्टेंट को अगर ये प्रोडक्ट में बनना है तो पहले इसको इतना ऊंचे से होकर जाना पड़ता है। यानी पहले ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे टॉप में आके, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम बाद में टर्म पढ़ेंगे। तो ये क्या है, जब विदाउट कैटलिस्ट, और सपोज जब ये यहाँ से यहाँ इतनी ऊपर जाएगा, फिर इसको प्रोडक्ट यहाँ पे बनना है तो बहुत मुश्किल होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट अगर हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते तो ये इसको दूसरा रास्ता देता है, यानी जो बहुत नीचे है यहाँ से यहाँ गया, ईजिली प्रोडक्ट बन गया। देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यानी ऊपर जो था वो विदाउट कैटलिस्ट, नीचे क्या करा, AE एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, यानी दूसरा पाथ प्रोवाइड करा जो बहुत ईजिली इसको कैरीड आउट कर सकता है। ठीक है, आया समझ में। एक्सपेरिमेंटली बेटा ये प्रूफ भी होता है। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो प्रिपरेशन है, जो उसमें कैटलिस्ट होता है, नो, हमने जब एक्सपेरिमेंट्स करे थे तब हम लोगों ने देखा था, जितने भी साइंटिस्ट ने करे थे, कि ROR जो है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि द कैटलिस्ट इज स्पीड अप या डायरेक्टली उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है क्या, कि जनरली इंक्रीज़ करता है, यानी जो इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है ना जनरली। अच्छा, एक टर्म और है, वो ये है कि हर 10 डिग्री के बढ़ने के साथ, यानी ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ROR रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स, यानी वो कम से कम क्या होता है, दुगने से तिगुना हो जाता है। ठीक, जब टेम्परेचर में आप 10 डिग्री का राइज करते हैं, यानी पहले अगर वो 2 डिग्री था, सॉरी 27 डिग्री था, अब बाद में वो 37 डिग्री 37 डिग्री हो गया, तो जो उसका एवरेज ROR है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक, नाउ द लास्ट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये हम देखा गया है दैट जनरली ROR इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, बट समटाइम डिक्रीज भी होता है। ठीक, अच्छा, समटाइम ROR रिमेन्स अनअफेक्टेड, कभी कभी अनअफेक्टेड भी रहता है, एंड समटाइम्स ROR में ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन, कभी कभी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी और कभी कभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे भी, यानी वी कैन नॉट श्योर, बट ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, नाउ ना नेक्स्ट टॉपिक, और जो वीडियो बनाने का जो मेन था आज, वो था आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दैट इज द रेट लॉ। अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन क्या, रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है, देखिए, इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ ROR ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ऑन रिएक्शन, यानी ये बताएगा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी स्पीशीज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, अब ये जो इसकी डिपेंडेंस है हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो जाती है, ये होता है, बट हमें ये चीज़ नहीं देखनी है, ये हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं देखेंगे, हम बहुत ही सिंपलेस्ट देखेंगे मेथड, और वो हमारा मेथड क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल, यानी हम रेट लॉ की जो भी बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड होगी, थ्योरेटिकल डाटास पे नहीं, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, ठीक, चलो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज़ एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो हमने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जब हम A का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, देखो लार्ज ब्रैकेट में लिखा है ना, जब A का कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे तो जो ROR था, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डबल हो जा रहा था, यानी वो डबल हो जा रहा था। ठीक, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी उसकी पावर हमने 1 लिख दी, अगर वो भी डबल, वो भी डबल, वो ट्रिपल तो वो भी ट्रिपल। ठीक, अच्छा, अगर B का कंसंट्रेशन हम डबल करते हैं, अगर हम B का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो ROR कितना हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जा रहा है, यानी तो ROR क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B की पावर 2, B की पावर 2।
क्यों, देखो अगर ये डबल है तो अगर इस, क्योंकि अगर ये डबल हो गया तो आर आर तो डबल हो ही जाएगा, 4 टाइम हो ही जाएगा ना। कैसे होगा, देखो अगर ये हुआ, हम कह रहे बी आर डबल हो गया तो ये 2b का स्क्वायर यानी कितना 4 टाइम, यानी फिर ये क्या हो जाएगा आर आर 4 टाइम हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर हमने दोनों को कंबाइन करा, किसको, फिर हमने इक्वेशन कंबाइन करी, इक्वेशन नंबर 1 हमने मानी, इक्वेशन नंबर हमने 2 मानी बाय चांस, ठीक है। तो हमने जब कंबाइन करा तो हमें ये आया, फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी जो लाइन लगाया था ना, इसकी जगह हमने इसको इरेज करा और हमने क्या रखा है, एक नया कांस्टेंट के, जिसे हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये रहा, ये रहा आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, और इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसे हम रेट लॉ भी कहते हैं, ठीक। अब ये जो पावर में 1 और 2 आए हैं, ये कैसे आए हैं, अब ये मत सोचना कि जो ए के आगे जो 2 लिखा है या बी के आगे जो 1 लिखा है, इसका इन नंबर से कोई मतलब होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, गुलबर्ट और वेज एक साइंटिस्ट आए थे, इनकी जोड़ी, उन्होंने कहा था कि हम बता सकते हैं कि नंबर कहाँ से आते हैं। उन्होंने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, उन्होंने कहा था कि जो ये 2 है, ए के आगे जो 2, ये 2 है, ये इसके ए की पावर में आ जाएगा, जो बी के आगे जो 1 है, जो नहीं लिखा मतलब 1, ये इसके पावर में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है, तो ये हम नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन की ज़्यादा बात भी नहीं होती है, हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमने देखा, आगे हम बार बार कह रहे हैं वर्ड एक्सपेरिमेंट बेटा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही प्रूव हुआ है सारा डाटा, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट से देखा जो आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे हम आर ओ आर को स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो आर ओ आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए की पावर एक्स, और एक्स कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी की पावर वाई, ये कुछ भी हो सकता है। जब दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक। अब यहाँ पे ये टर्म क्या क्या है देखिए, ये जो ए की जो कंसंट्रेशन हम लिखा है लार्ज ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक। अच्छा, और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 प्लस फ्रैक्शन, कुछ भी। ऐसे ही जो y है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ये भी कुछ भी हो सकता है, माइनस 0 प्लस फ्रैक्शन, कुछ भी, ठीक। अब x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर, जिसे हम n भी कहेंगे, ठीक। k जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम यानी लास्ट फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर ओ आर, जिसे हम स्मॉल आर भी कह रहे हैं, इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ठीक। अगर हम k की यूनिट निकाल रहे हैं, हम k को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी अगर सब जगह, यानी a का कंसंट्रेशन 1 कर दें, यूनिटी कर दें, या b का कंसंट्रेशन यूनिटी कर दें, है ना, तो आर आर किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक। यानी तो इसकी यानी यूनिट ऑफ k किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि वो कैसा है, ठीक। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो देखो k कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, आर ओ आर अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, है ना। तो आर ओ आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए यानी किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर की पावर एक्स, ऐसे बी भी मोल पर लीटर की पावर वाई। इसको सॉल्व करोगे पूरा, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, एक्स प्लस वाई कर दिया, ठीक है। अभी एक्स प्लस वाई करके क्या हो गया, देखो नीचे आ गया मोल पर लीटर की पावर n, बात वही है, चाहे ए के लिखो या बी के टर्म में लिखो, तो टोटल में मैंने एक टर्म लिखा है, उसकी पावर n कर दी, ठीक। अब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्या आया देखो, मोल पर लीटर 1 माइनस n और पर सेकेंड, कहीं नोट कर लो अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर होगा तो बेटा यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट होगा तो पर सेकंड, सेकंड में होगा मोल इनवर्स लीटर -2 पर सेकंड, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम, अगर इफ़ k इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर k की वैल्यू ये दी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, तो क्या होगा, हमें आपको पता है k किसके बराबर होता है, आर के, k किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k की यूनिट अभी मैंने कहा था ना नोट करने के लिए, ये वही है, देखो मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दिया है ना एल स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स, ये यही लिखा है, लेकिन ये मैंने इस टर्म में लिख दिया, ठीक। ये क्या है, मोल अपॉन लीटर -2 और -1, ठीक।
अब यहाँ से सेकंड कट जाएगा तो ये क्या आ गया 1 माइनस एन इक्वल टू -2, जिससे फिर n की वैल्यू क्या होगी 3 आ जाएगी, ठीक, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक योर नोटबुक एंड पेन, दैट इज 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इज 1. So write rate law expression, calculate order of reaction, and what is the effect on rate when concentration of A is doubled alone and concentration of B is halved alone. Then third part, concentration of A and B is doubled. Fourth part, volume of container increases 3 times. क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी बोल लिया तो वीडियो पॉज करिए और आराम से नोट करना, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू ट्राई कि ये खुद से ट्राई करो, आंसर बाद में देखो। फिलहाल आंसर इज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन होगा k इक्वल्स टू a⁻2 और b⁻−1, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2 - 1, क्योंकि a + b x + y होता है, तो क्या आया 1 आया, ठीक। अब फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। क्या कहा था उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कि a क्या हो जाए डबल अलोन, कहा था ना। तो पहले तो अब r लिखो, ओरिजिनल r क्या है r इक्वल्स टू k a⁻2 और b⁻−1। अब r डैश यानी अब जो उन्होंने चेंज करके लिखा है तो हम a की जगह क्या रख देंगे 2a, बाकी सारा कुछ सेम। तो इसको सॉल्व करोगे यानी r डैश अपॉन r फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल करोगे तो क्या आएगा 2 यानी 4, यानी रेट कितना बढ़ गया 4 टाइम बढ़ गया, 4 टाइम। ऐसे ही सेकेंड स्टेज में देखो उन्होंने क्या कहा है कि जो b है वो क्या हो गया हाफ हो गया। तो पहले इनिशियल वाला लिखो, फिर r डैश फाइनल वाला लिखो, तो b ऊपर बाकी सारा सेम रखना, b की पार हाफ कर देना, तो यहाँ से कितना हमें पता चलेगा ये 2 टाइम। थर्ड पार्ट में क्या कहा उन्होंने कि a और b दोनों ही क्या हो गए डबल हो गए, यानी फाइनल वाले में 2a और 2b होगा, यानी हमने यहाँ से क्या देखा कि रेट क्या बढ़ गया 2 टाइम बढ़ गया। फिर ऐसे ही वॉल्यूम था, उन्होंने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया है ना, तिगुना हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, इसको चाहे निकालो शॉर्टकट भी है। आपको पता है किसी के भी कंसंट्रेशन जो होते हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो ए आकर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और वॉल्यूम इन लीटर इन सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर बाय चांस कंसंट्रेशन अगर यानी कंसंट्रेशन क्या वॉल्यूम तो होगा, अगर ये तिगुना बढ़ गया तो ये 3 गुना छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या तो आप ऐसा लिखा लो, सोचो, या निकाल के देख लो। आपको क्या करना है फिर ए का कंसंट्रेशन 1/3, बी का कंसंट्रेशन 1/3, सेम मेथड करो, आंसर निकल जाएगा 1/3 टाइम्स, ठीक। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, दैट इज देखो क्या है, दैट फॉर 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। 2a + b गिव्स प्रोडक्ट when a concentration of a डबल alone ROR increases 2 टाइम। अगर a का कंसंट्रेशन डबल करे तो ROR 2 टाइम हो जा रहा है, और जब a और b दोनों का कंसंट्रेशन वो डबल कर रहे तो ROR क्या हो जा रहा है 8 टाइम हो जा रहा है। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ दिस इज योर होमवर्क, प्लीज ऑल ऑफ यू डू within time, okay, within 2 or 3 hours, and please send me the photo of that answer. Okay, that's all for the day. Thank you.